हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं कोई भी कमेंट नहीं लूँगा क्योंकि आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आया हुआ हूँ। मैं आपको कल बता रहा था कि किस प्रकार इन लोगों ने हमारी कुछ पीवीआर की सिपाही एक्स ग्रुप, नाइसर बाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दोनों का जो सर्वमान्य फार्मूला था पे फिक्सेशन का, उससे अलग हट करके इन्होंने हमारा फिक्स किया था। वही इन्होंने कंकॉर्डेंस टेबल में किया था, वही इन्होंने जो हमारी 7 CPC में जो पे फिक्स की थी उसमें किया था। मैंने सोचा कि पहली बार, शायद पहली बार ऐसा हुआ है 7वें वेतन आयोग में कि इन्होंने JCOOR में ही कैलकुलेटिंग मेथड को अलग अलग प्रकार से लागू किया है। ये ऑफिसर्स और JCOOR के बीच में तो ये करते आ रहे थे, लेकिन 7 CPC में पहली बार इन्होंने ये सोचा कि ये इनकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी और इन्होंने इन खास ग्रुपों को मार दिया, जिसकी मैंने पूर्ण टेबल आपको बता रखी है। फिर मैंने आगे सोचा कि कम से कम ये तो देखा जाए कि जो ये ORP के केस को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ किन मुद्दों पर इन लोगों ने लड़ाई लड़ी, ये केस को हारे। फिर ये रिव्यू पिटीशन में गए, फिर इनकी रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हुई और ये जंतर मंतर पर धरना दे करके बैठे हुए हैं। आखिरकार ऐसी चीज़ क्या है जिसकी वजह से ये वहाँ पर अड़े हुए हैं और इनको फंडिंग कौन करता है? तो मैंने सोचा क्यों नहीं हम जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जिसमें उन्होंने 7/11/2015 के नोटिफिकेशन को वैलिड माना है, उसी को पढ़ा जाए। तो उसका कुछ तो मैंने पढ़ करके आपको बताया था। और पहले जो 4 पॉइंट हैं, मैंने यहाँ पर निशान लगा रखा है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो निशान मैंने लगा रखे हैं आपको, ये चारों के चारों ये किसी खास मकसद से मैंने इसको ब्रैकेट में रखा हुआ है। यानी ये एक मुद्दे से संबंधित हैं। आगे के 3.5, 6, 7 एक मुद्दे से संबंधित है और ये जो आपके हैं 8, 9, 10, 11 ये एक अलग मुद्दे से संबंधित है। इस प्रकार को मैंने बना रखा है। तो पहले 4 मुद्दों को समझने के लिए डेफिनेटली हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर। मैंने आपको पहले बताया था कि 2011 में, दिसंबर 2011 में कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उसको आप अच्छी तरह से जानते हो, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हो चुकी है। 2011 के बाद 2014 में फरवरी में तत्कालीन सरकार एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम करती है और वो शुरू होता है इनका 17 फरवरी 2014 से। इन 4 को समझने के लिए बहुत जरूरी है आप इस चीज को समझें। और उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री श्री P चिदम्बरम, जो कोश्यारी कमेटी ने 1300 करोड़ का खर्चा बताया था प्रति वर्ष 10% की वृद्धि के साथ, उसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान करते हैं। ये 17 फरवरी 2014 को होता है। उसके 9 दिन बाद ही, यानी 26 फरवरी 2014 को माननीय रक्षा मंत्री जो P थॉमस साहब थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में क्या होता है कि उसमें DSW, CGDA, PCDA और डिप्टी चीफ्स ऑफ द आर्मी स्टाफ और सर्विस जो हेडक्वार्टर्स थे उनके कुछ ऑफिसर्स वहाँ उसको अटेंड करते हैं। और उसी दिन रक्षा मंत्री जी जो CGDA है उनको कहते हैं कि भाई आप इनकी डिटेल बनाइए। और उसी दिन जो वित्त मंत्री थे एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल देते हैं OROP का, क्योंकि उसके बाद में चुनाव की आचार संहिता लगने वाली थी। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये कहते हैं कि इसको 1/4/2014 से लागू कीजिए और ये सब के सब वहाँ से चले जाते हैं। यानी ये सारा का सारा खेल वहाँ इनका हुआ था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रक्षा मंत्री साहब ने जो CGDA को आदेश दिए थे, वो आदेश ये थे कि आप जो 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है वित्त मंत्री जी द्वारा, उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनाएं। क्यों 500 करोड़ दिए थे, ज़्यादा तो दिए नहीं थे। और उसके बाद ये भी चले जाते हैं। उसके बाद सारी आपको बात पता ही है, चुनाव हो जाते हैं, मोदी जी की सरकार आ जाती है, जंतर मंतर पर धरना होता है। उसके बाद में आपका ये जो
नोटिफिकेशन है वो आ जाता है। नोटिफिकेशन का हम पैसा ले लेते हैं और पैसा लेने के बाद फिर ये लोग धरना पर बैठ जाते हैं और फिर इस केस को लेकर के OROP के को कोर्ट में चले जाते हैं। अब ये किस मुद्दों पर OROP को लेकर के कोर्ट के मुद्दे में कहे? हमारा तो मानना ये था, पूरे भारत के एक्स सर्विसमैन का मानना ये था कि इसका जो 5 साल का पीरियड है उसको ऑटोमेटिक रिवीजन यानी 1 साल का कर दिया जाए। यानी लगभग यही कहा था कोश्यारी कमेटी ने जब उन्होंने 130 करोड़ का प्रति साल का खर्चा बताया था। दूसरा मानना यह था कि इन्होंने जो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लिया है उसको मैक्सिमम पर सेट किया जाए। मतलब हम अब तक सारे भूतपूर्व सैनिक यही मान करके बैठे हुए थे कि इन्होंने जो केस लड़ा इसी पर लड़ा था। लेकिन मैंने उस जजमेंट को पढ़ा और मैं ये नाम दे रहा हूं यहां पर कि व्हाट दे आर्गुड इन द कोर्ट। कोर्ट में उन्होंने किया क्या था? मिस्टर हुफेजा अहमदी सीनियर काउंसिल थे इनके, यानी ये एडवोकेट थे, सीनियर काउंसिल थे हमारे पिटिशनर्स के, हमारे जो लीडर हैं इसके मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के। तो शुरुआत कहां से होती है इनकी? अब मैं बताता हूं, शुरुआत से आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार ये लोग लड़ क्या रहे थे, ये किसके लिए वहां गए थे। तो पहले 4 पॉइंट, ऑटोमेटिक रिवीजन इन प्लेस ऑफ पीरियोडिक इंटरवल्स। पहला केस तो यह था कि जो कोश्यारी कमेटी ने कहा है कि जिसका 130 करोड़ प्रति साल का खर्चा है उसको वार्षिक किया जाए, यानी ऑटोमेटिक रिवीजन किया जाए, और ये 5 साल की जगह पर यह किया जाए। पीरियोडिक इंटरवल्स का मतलब 5 साल की बजाय पे इसको ऑटोमेटिक रिवीजन की जाए। लगभग वही बात है जो कोश्यारी कमेटी ने कहा था, और कोश्यारी कमेटी ने इसके लिए केवल प्रति साल 130 करोड़ का खर्चा रखा हुआ था। दूसरा यह था द डेफिनेशन इज नॉट एज पर द मीटिंग ऑन 26/2/2014 एंड सब्सिक्वेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 26/2/2014 की जो डेफिनेशन के अनुसार, डेफिनेशन तो सबका सर्वमान्य है, उसके अनुसार इसकी डेफिनेशन नहीं है। जैसे आपके जो पास्ट पेंशनर्स हैं उनको करंट पेंशनर्स की पेंशन उसकी रैंक और उनकी सर्विस के अनुसार दे दी जाए, तो ये तो शुरू से ही रही है। अब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो निकाला था तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने। मीटिंग जो 26/2/2014 को जो चेयर की थी वो की थी तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री पी थॉमस साहब ने। इसका मतलब यह हुआ कि आप लोग ऑटोमेटिक रिवीजन मांग रहे थे, और जो 2014 में कांग्रेस पार्टी के जो रक्षा मंत्री जी थे और वित्त मंत्री जी थे उनने जो मीटिंग की थी उसको लागू कराने के लिए आप कोर्ट गए थे। और दूसरे शब्दों में यह कहा जाए तो यह कहने का मतलब है कि आप कोर्ट इसलिए गए थे कि जो वित्त मंत्री जी ने 17 फरवरी 2014 को 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया था उसको दिया जाए इन प्लेस ऑफ जो OROP का 11,000 करोड़ का खर्चा हुआ है वो गलत हुआ है, उसकी जगह आप 500 करोड़ दो, आप इसके लिए गए थे। और द चेंज ऑफ डेफिनेशन वुड लीड टू ए लॉस, और ने कहा था कि चेंज ऑफ जो डेफिनेशन है वो उससे नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ, सीधा साधा मतलब है, हम जो अब तक भ्रम में थे कि ये हमारे लड़ने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे, कुछ मांगने गए थे, ये कुछ भी मांगने नहीं गए थे। ये केवल और केवल ये कांग्रेस पार्टी का, उनके वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का एजेंडा लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे। और इनका ये था चौथा का द इफेक्टिव डेट मस्ट बी 1/4/2014 इन प्लेस 1/7/2014, और बड़ा जोर दे करके ने यह कहा था कि 1/7/2014 से जो OROP 1 लागू हुई है यहां से इसको 1/4/2014 किया जाए। आप समझ सकते हो कि 1/4/2014 को डेट कराने के लिए, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर को लगाने के लिए, इस मीटिंग की जो मिनट्स थी उसको लागू करने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट गए थे। और इनका सिर्फ उद्देश्य यह था कि 1/7/2014 से लागू होती है तो यहां मोदी सरकार को वाही मिलती है, और इसकी डेट को बदल करके 1/4/2014 कर दिया जाता है, तो इसका मतलब इसकी OROP कांग्रेस सरकार ने दी है। सिर्फ इसका एक मकसद था, और इसी मकसद के ऊपर ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, और शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस ने इनकी जो इंटेंशन थी उनको भांप लिया था। क्योंकि इस प्रकार की बात तुम शुरू में करोगे तो स्वाभाविक सी बात, और कोई भी आपको मतलब आपके चीज को नहीं मानेगा। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये बिना कैबिनेट अप्रूवल के दिया था। ये केवल और केवल CGDA को आदेश दे रहे थे कि 500 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है उसको पैसा को आप उनमें
OROP की डिटेल्स बना के लाएं और उसको बांटो, यही था। और ज़्यादा से ज़्यादा 1300 करोड़ बांट देते, लेकिन खर्चा तो उसमें 11,000 करोड़ का हुआ था। यानी पहले 4 पॉइंट ये वकील साहब ने जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे, ये चारों पॉइंट थे, वो अपने हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन किया होगा। मैंने इसको शॉर्ट में कर लिया है और इसका मतलब ये हुआ कि ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग ये हमारे लिए नहीं है, ये किसी खास पार्टी के लिए, उसी पार्टी के लिए जिसके पॉइंट लेकर के ये माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, उनके लिए ये केस लड़ रहे थे, ना कि ये हमारे पूर्व सैनिकों के लड़ाई लड़ रहे थे। होना तो ये चाहिए था। अब मैं बताऊंगा नीचे और इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए। उसके बाद ये लेते हैं ये सिपाही ऑफ ग्रुप वाई ऑफ 15 ईयर ड्राइंग 6,600 पर, ये OROP की फिगर है, ये वाली। एज पर OROP ऑन द बेस ऑफ 2013 फिगर शुड भी 7,605। एक तो इसलिए गए थे कि लास्ट पे ड्रोन में जो जिस आदमी को 2014 में 7,605 मिले हैं उसको ये मिलना चाहिए। इनको पता है कि जब नोटिफिकेशन ही 2013 की मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहा है तो आप ये 7,605 2006 की फिगर क्यों मांग रहे हो। वही इन्होंने ए नायक और 20 ईयर ड्राइंग ₹7,170 एज पर OROP मस्ट गेट 8,295 एज पर लास्ट पे ड्रोन ऑफ 2014, यानी 2014 की लास्ट पे ड्रोन का उसको ये मिलना चाहिए। इसमें भी लगभग वही बात है जो ऊपर बात है। ऑनररी एसआर मस्ट गेट पेंशन ऑफ रेगुलर एसआर। हो सकता है इनके जंतर मंतर पर कोई ऑनररी एसआर बैठा हुआ है, ये पॉइंट को खुश करने के लिए इन्होंने डाल दिया, अदरवाइज इसका तो डिसीजन पहले ही हो गया था। ए ग्रुप कैप्टन ड्राइंग ₹36,130 एज पर OROP मस्ट गेट 37,110 एज पर LPD और 2014, और लगभग ये भी चीज उसी से है। और ये ग्रुप कैप्टन वाली बात इन्होंने कहा 2014 का ये लास्ट पे ड्रोन था, लेकिन वहीं जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल साहब थे उन्होंने कहा था कि ये 2014 की जो ग्रुप कैप्टन की बात कर रहे हैं, उन्होंने नाम भी लिया था शायद डैनियल विक्टर, ग्रुप कैप्टन डैनियल विक्टर के बात कर रहे हो, और वो 28 फरवरी 2015 को रिटायर हुए थे। उसको यहाँ कोट कर रहे थे, इररेलेवेंट फैक्ट्स यहाँ पर ये दे रहे थे। और इन्होंने कहीं भी किसी भी जगह पर हमारे लिए ये नहीं मांगा कि इनकी जो OROP है वो मैक्सिमम से सेट की जाए, जो हम सोच करके बैठे हुए थे। इन्होंने कहीं भी किसी प्रकार नहीं मांगा। और कमाल तो तब हो गया इन लोगों ने, मेजर्स ऑफ 13 ईयर्स शुड गेट पेंशन ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। भाई ये OROP का हिस्सा कहां से हो गया, ये कैसे हो गया। प्री 2004 लेफ्टिनेंट कर्नल मस्ट गेट पेंशन ऑफ कर्नल एज पर 7 CPC। कर्नल्स एंड ब्रिगेडियर शुड गेट 2.67 इन प्लेस ऑफ 2.57 OROP 1 इन प्लेस ऑफ OROP 2। वो कहते हैं कि जो कर्नल और ब्रिगेडियर हैं उनको 2.57 की जगह 2.67 मिले, क्योंकि 7 CPC में इनको ये मिला हुआ है। भाई 7 CPC तो 2018 में आया था, आप तो कोर्ट में पहले ही चले गए थे। ये क्या डिमांड कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ दिन पहले कि हमें 2.67 मिलेगा, 2.57 मिलेगा, वो ये चीज थी, इसके लिए वो बार बार बातें आ रही थी और सर्कुलेट हो रहा था। आप इसमें देख सकते हो कि इन्होंने एक भी शब्द मैक्सिमम का JCOs OR के लिए नहीं कहा गया है, और जो मैटर इनसे रिलेटेड थे ही नहीं, जो मैं 9, 10, 11, 12 इनको वहां उठाया गया, 1, 2, 3, 4 जो पॉइंट हैं वो OROP से संबंधित है ही नहीं। केवल और केवल किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे थे, और नीचे वाले पॉइंट केवल भी ऑफिसर कोई लड़ाई लड़ रहे थे। इन्होंने PBOR के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी हम आस लगाए हुए बैठे थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके जो सीनियर काउंसिल हैं, वकील हैं, ये उनके आर्गूमेंट हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब आप अंदाज लगा सकते हो कि ये जो लोग यहां पर बैठे हुए हैं, मतलब इन पॉइंटों पर ये लड़ाई लड़ते हैं, इन मुद्दों पर फिर ये रिव्यू पिटीशन में जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इन्होंने कोई भी OROP की लड़ाई एक्स सर्विसमैन के नहीं लड़ी है। ये केवल और केवल किसी पार्टी का एजेंडा चला रहे थे। ये केवल और केवल ऑफिसर्स के लिए 2.67 की लड़ रहे थे, और बीच में जो सिपाही और नायक और ऑनरी नेशनल की बात करते हैं, हमें ये बरगलाने वाली बातें, मिसलीड करने वाली बातें, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इन्होंने एक भी जगह ये नहीं कहा है जो हम आशा कर रहे थे कि ये शायद जो मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज हमें दे रहे हैं, ये मैक्सिमम से हमको OROP दिलाएंगे। और केवल ये OROP को रोक करके इसलिए बैठे हुए हैं, जिस दिन OROP मिल जाएगी इनको लोग जंतर मंतर से छोड़कर चले जाएंगे। ये लोग सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन आना है उस तक वहां तक बैठे रहें, और ये दिखाएं लोगों को कहाँ एक्स सर्विसमैन आपके साथ हैं। मैंने आपको ये सारी चीज इसलिए डाली हैं
कि आप जान सको कि एक्चुअली कोर्ट में हुआ क्या था, क्योंकि हमें पता ही नहीं है आज तक। हम तो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट को पढ़ते हैं और आगे चल देते हैं। अब मैं आपकी जानकारी के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, मैंने हाँ एक बात और भूल गया था कि जंतर मंतर पर जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था तो वहाँ जो ग्रुप कैप्टन हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, वाइस चेयरमैन IESM के, कह रहे थे, जज साहब ने पूछा कि इससे फायदा किसको होगा, तो हमारे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा कि साहब इससे ORP की केस से केवल और केवल 95% PVORs को फायदा होगा, JCOR को फायदा होगा। अरे ग्रुप कैप्टन गांधी साहब, थोड़ा बताइए आपने ऐसा क्या किया जिससे हमको फायदा होगा? कुछ है इसमें? यही तो पॉइंट्स हैं आपके, जो आपके वकील के द्वारा रखे गए कोर्ट में। आप फायदा के लिए नहीं गए थे, आप गए थे कांग्रेस पार्टी के लिए, और आप गए थे सेवर ऑफिसर्स को 2.6 दिलाने के लिए, मेजर को कर्नल की पेंशन के लिए, और कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल को कर्नल की पेंशन के लिए। बस मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।